नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। देश विदेश के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच इस महीने 17 तारीख को एक आभासी शिखर बैठक होने वाली है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे, जिसमें कोविड काल के बाद सहयोग को और मजबूत करना भी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश नियमित तौर पर उच्च स्तरीय संपर्क बनाए हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल अक्टूबर में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मार्च में मुजीब बोरशो के ऐतिहासिक अवसर पर एक वीडियो संबोधन भी किया था। कोविड महामारी के दौरान भी दोनों नेता नियमित संपर्क में रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब भारत की 4 दिन की सरकारी यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। वो आज परस्पर हित के आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रॉब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ भी बैठक करेंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेंगलुरु भी जाएंगे और बृहस्पतिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 2004 से ही महत्वपूर्ण साझेदारी है और इसके तहत नियमित रूप से उच्च स्तरीय विचार विमर्श होता रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ रहा है। श्री रॉब की यात्रा से कोविड महामारी के बाद ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद के दौर में व्यापार, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी तथा और संबंध मजबूत करने का रास्ता प्रशस्त होगा। नॉर्वे के इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने भारत में गाद प्रबंधन कार्य प्रणाली के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस अवसर पर भारत में नॉर्वे के राजदूत कैरिना एब्जॉर्सन ने कहा कि नॉर्वे के भारत के साथ गहन संबंध रहे हैं, खासकर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जल प्रबंधन के क्षेत्र में कई कदम उठाए जा रहे हैं। गंगा मिशन और नॉर्वे के संस्थान के बीच व्यापारिक ढांचे को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने कहा कि हम किसानों को जल के बेहतर इस्तेमाल की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और शून्य बजट खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अमेरिका में अभी तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कोविड महामारी का पहला टीका दिए जाने की घोषणा की। खाद्य और औषधि प्रशासन FDA की अनुमति के बाद न्यूयॉर्क में ICU की नर्स सैंड्रा लिंडसे को देश का पहला टीका लगाया गया। अमेरिका में FDA ने शुक्रवार को फाइजर की कोविड वैक्सीन बायोएनटेक को आपात उपयोग की अनुमति दी थी। फाइजर इंक और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक की वैक्सीन की शिपमेंट अमेरिका के सभी अस्पतालों में पहुंचनी शुरू हो गई है। ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में भी वैक्सीन के आपात उपयोग की स्वीकृति दी गई है, जहां पिछले सप्ताह टीकाकरण शुरू हुआ था। अमेरिकी टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य अगले साल अप्रैल तक लगभग 10 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाना है। देश में कोविड-19 महामारी से लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो विश्व में अभी तक सबसे अधिक है। सिंगापुर ने फाइजर बायोएनटेक की नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिसंबर के आखिर तक टीकों की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने कहा है कि अगले साल की तीसरी तिमाही तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी।
उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों और देश में लंबे समय से रह रहे लोगों को वैक्सीन निःशुल्क प्रदान की जाएगी। टीका लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों के साथ वे स्वयं और अन्य सरकारी अधिकारी भी टीका लगवाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है दोस्तों, और लीजिए अब सुनिए कुछ समाचार देश से। देश में कोविड से ठीक होने की दर अब 95.12% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,477 रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक कुल 94,22,000 संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और इस समय देश में 3,39,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 354 मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अभी तक 1,43,709 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर देश में अभी तक 15,55,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए अपनी एक दिन की यात्रा पर गुजरात में कच्छ पहुंच गए हैं। धोरडो गांव के हेलीपैड पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें लोक संगीत कलाकार गीता रबारी और उस्मान मीर भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में श्री मोदी का ये पहला कच्छ दौरा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार किसानों और किसान संगठनों के सकारात्मक सुझावों पर बातचीत के लिए तैयार है। आकाशवाणी समाचार से एक विशेष बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि अधिकतर परिस्थितियों में जब लोगों को समझाना कठिन होता है तो वो भ्रम के कारण बहक जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित कुछ व्यक्ति कृषि कानूनों के बारे में गलत धारणा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ इन कानूनों के हर पहलू पर बातचीत करने को तैयार है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार किसानों के हर सकारात्मक सुझाव को स्वीकार करेगी। केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य रोगों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीकाकरण का लाभ प्रदान किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरीयता समूह को भी विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 50 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों के समूह बनाए जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 20 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा। टीका स्थल केंद्र पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 50 वर्ष या अधिक उम्र की जनसंख्या की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का प्रयोग किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी। क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कह दिया गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन वायल्स या आइस पैक को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है। वैक्सीन और डाइल्यूटेंट्स को अच्छी तरह से बंद वैक्सीन कैरियर के अंदर
रखा जाना चाहिए। केवल टीका लगाते समय ही वैक्सीन के डब्बे का ढक्कन खोला जाना चाहिए। टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी तरह के दुष्प्रभाव का भी पता लगाया जा सके। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गुजरात के नादियाड में 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के साथ 500 से अधिक रजवाड़ों का विलय कराया था। सरदार पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की और वो गृह मंत्री भी रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। भारत गणराज्य के एक संस्थापक के तौर पर पटेल ने देश की आजादी के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। देश की सांस्कृतिक विविधता पर पटेल ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं। 12 अक्टूबर 1947 में दशहरे के अवसर पर सरदार पटेल ने अखंड भारत की अवधारणा का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। समाचार पत्रों से प्रस्तुति हिंदी एकांश की, वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने विविध विषयों को संपादकीय का विषय बनाया है और साथ ही अलग अलग खबरों ने सुर्खियों में स्थान पाया है। किसान आंदोलन के बीच सरकार फिर वार्ता को तैयार, अमर उजाला सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को दिया है, कृषि क्षेत्र के खिलाफ प्रतिगामी कदम का सवाल ही नहीं। कृषि कानूनों का 10 संगठनों ने किया समर्थन। इस खबर को भी पत्र ने साथ ही दिया है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र के नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, हर सत्र में अधिकतम 200 लोगों को लगेंगे टीके। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा। जनसत्ता लिखता है, मतदाता सूची के आधार पर लगेगा टीका। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि केंद्र सरकार बताए कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्या कदम उठाए, इस खबर को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने दिया है। जीमेल, यूट्यूब की सेवाएं 45 मिनट तक रही बाधित, लिखता है दैनिक जागरण। पत्र के अनुसार इंटरनल स्टोरेज कोटा की समस्या के कारण आई परेशानी। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में और मजबूत होगा। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, देश के सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी स्पेस एक्स के साथ, कई खिलाड़ी मैदान में। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, केबल टावर छोड़ो, अब हर जगह सैटेलाइट से सीधा मिलेगा इंटरनेट। हिंदुस्तान ने ठिठुरन शीर्षक से लिखा है, सोमवार मौसम का सबसे ठंडा दिन था। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं से तापमान में आई बड़ी गिरावट। पत्र ने इसके साथ ही लिखा है, दिल्ली के लोगों ने 16 दिन बाद साफ हवा में ली सांस। 4 पहिया वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर आज से कटेंगे चालान, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, हालांकि HSRP और रंगीन स्टिकर के लिए आवेदन की पर्ची दिखाने वालों का चालान नहीं होगा। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, राडार से बच निकलने वाले हिमगिरी का जलावतरण। पत्र ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के इस बयान को भी दिया है कि ये हिमगिरी नौसेना की रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। जनसत्ता अपने संपादकीय ठंड की मार में लिखता है, इस महीने के दौरान तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड कोई अस्वाभाविक स्थिति नहीं है, लेकिन जाड़े के इस तरह बढ़ने पर सामान्य जनजीवन में जैसी मुश्किलें खड़ी होती हैं, उसमें बचाव के उपायों को लेकर सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है।
अमूमन हर साल इस मौसम में ठंड अपने पूरे रंग में होती है और इस साल भी अभी अपने तेवर दिखाने लगी है। लेकिन पिछले महीने अन्य सालों की अपेक्षा जिस तरह काफी ठंड महसूस की गई थी, उससे यही लग रहा था कि इस बार मौसम की सामान्य गति के मुकाबले ये पहले आ गई है। फिर हवा में नरमी आई, मगर अब ठंड बढ़ने के साथ साथ आम जनजीवन में इसके साथ जुड़ी चिंताएं भी सतह पर आ गई हैं। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में न केवल तापमान में तेजी से गिरावट आई है, बल्कि अब घना कोहरा पड़ने लगा है और ठंडी तेज हवा की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है। हालांकि मौसम के सामान्य चक्र के मुताबिक अभी अगले करीब 1 महीने तक ठंड की स्थिति के बने रहने की ही आशंका है। लेकिन सोमवार को जिस तरह घना कोहरा छाया दिखा, अगर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई या ये ऐसे ही बना रहा तो लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालत ये है कि कोहरे की वजह से सड़क की दृश्यता में भी काफी कमी दर्ज की गई। यूं दिसंबर के आखिरी दिनों और जनवरी की शुरुआत में जाड़े का मौसम अपने चरम पर होता है और अभी की स्थिति को देखते हुए लोगों को आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। दरअसल इन महीनों के दौरान तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड कोई अस्वाभाविक परिस्थिति नहीं है, लेकिन जाड़े के इस तरह बढ़ने पर सामान्य जनजीवन में जैसी मुश्किलें खड़ी होती हैं, उसमें बचाव के उपायों को लेकर सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। जिनके पास ठंड से बचने के लिए घर सहित दूसरे तमाम संसाधन और सुविधाएं मौजूद हैं, उनके लिए ये मौसम कोई खास असुविधाजनक नहीं होता है। मगर एक बड़ी आबादी ऐसी है जो अभावों के बीच जीती है और उसके लिए कड़ाके की ठंड से किसी तरह बचकर निकल जाना ही एक चुनौती है। खास तौर पर दिल्ली जैसे महानगरों में भारी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कोई घर नहीं होता, जाड़े से बचने के लिए गर्म कपड़े या दूसरे साधन नहीं होते और उनमें से काफी लोग न्यूनतम तापमान में भी खुले आसमान के नीचे रात काटते दिख जाते हैं। ऐसे बेघर लोगों के लिए सरकार की ओर से रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन आमतौर पर वो या तो काम चलाऊ भर होता है या फिर जरूरत के मुकाबले काफी कम पड़ता है। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात में नए लोगों का दिल्ली में आना बहुत कम हो गया है, फिर भी जितने लोग लाचारी की हालत में बेघर हैं, उनकी मदद करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। अन्य सालों के मुकाबले इस बार ठंड में बड़ी चुनौती के रूप में कोरोना महामारी मौजूद है, जिसका सामना सरकार से लेकर लोग भी पिछले करीब 9-10 महीने से कर रहे हैं। इस बीच किसानों का आंदोलन भी दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, जिसमें बचाव के सीमित संसाधनों के बीच भारी तादाद में लोग खुले आसमान के नीचे हैं। फिलहाल मुश्किल ये खड़ी हो सकती है कि तापमान में गिरावट के साथ साथ संक्रमण के खतरे भी बढ़ जाएं। इसलिए इस साल सबसे पहली जरूरत खुद को किसी भी बीमारी से बचाने की होनी चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी बाकी सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ साथ ये जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि मौसम की मार का सामना करते हुए लोग अपने स्तर पर भी संक्रमण से बचाव के उपायों को लेकर सावधान रहें। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से का 15 दिसंबर का अंक, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए संपादकीय लेख और अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियां। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत उज्बेकिस्तान संबंध मजबूती की ओर। आलेख डॉक्टर इंद्राणी तालुकदार का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। गत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। किसी मध्य एशियाई देश के साथ इस प्रकार का ये पहला शिखर सम्मेलन था। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 महामारी तथा क्षेत्रीय और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर गहराई से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने भारत उज्बेकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी को एक नए तथा उच्चतर स्तर पर ले जाने के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता व्यक्त की।
हाल के शिखर सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं ने अपनी बैठकों की प्रशंसा की तथा विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इन बैठकों ने राजनीतिक, व्यापार तथा निवेश, रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, विज्ञान तथा तकनीक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई दिल्ली तथा ताशकंद के बीच सहयोग को और सशक्त बनाया है तथा सांस्कृतिक और शैक्षणिक संपर्कों को बढ़ावा दिया है। अगस्त में आयोजित मंत्री स्तर की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक समय पर और प्रभावी परिणामों के लिए विभिन्न द्विपक्षीय परियोजनाओं तथा समझौतों के क्रियान्वयन की निगरानी करने में सहायक साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने दोनों देशों की कोविड-19 महामारी का जायजा लिया। दोनों नेता महामारी के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखने के लिए द्विपक्षीय तथा वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर सहमत हुए। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने महामारी के दौरान अपने देश को भारत से मिली सहायता के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इसके बदले में भारत ने उज़्बेकिस्तान के साथ सहायता को और बढ़ाने की वचनबद्धता दोहराई। आर्थिक क्षेत्र में दोनों नेता संभावना के अनुसार दोनों देशों के बीच के व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए। ऐसा करने से दोनों देशों द्वारा निर्धारित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। दोनों नेता द्विपक्षीय निवेश संधि को पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए, जो व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए निवेश संवर्धन तथा संरक्षण में सहायक होगा। व्यापार तथा निवेश क्षेत्र में प्रगति को गति देने के लिए भारतीय राज्यों तथा उज़्बेकिस्तान और वाणिज्य तथा उद्योग के विभिन्न प्रकोष्ठों के बीच प्रत्यक्ष संपर्कों पर बल दिया गया था। भारत ने उज़्बेकिस्तान के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सीमा की स्वीकृति दी है, जिसके लिए ताशकंद ने इस ऋण को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। आर्थिक क्षेत्र पर जो फोकस किया गया है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होना चाहिए। इस शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को और विकसित करने पर भी सहमत हुए, जो दोनों देशों और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। ताशकंद ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ईरान तथा दोनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC से जुड़ने के लिए उज़्बेकिस्तान को आमंत्रित किया, जो एक महत्वपूर्ण विकास है। उन्होंने प्रत्येक देश की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए इस बात को रेखांकित किया कि अन्य देशों के विरुद्ध आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए इनके क्षेत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद CCIT पर एक व्यापक सम्मेलन के लिए तत्काल निर्णय लेने का आह्वान किया। अफगानिस्तान मुद्दे पर अफगान के नेतृत्व, अफगान के स्वामित्व वाले तथा अफगान नियंत्रित शांति प्रक्रिया के सिद्धांत पर अफगान के संघर्ष के निपटारे पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई, जो महत्वपूर्ण है। भारत तथा उज़्बेकिस्तान ने एक एकीकृत, संप्रभु तथा लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के लिए अपने समर्थन में एकात्मकता व्यक्त की। इसके लिए अफगानिस्तान की भागीदारी के साथ विदेश मंत्रियों के स्तर पर दूसरे भारत मध्य एशिया संवाद का सफल आयोजन महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने संयुक्त राष्ट्रों के सुधार पर भी चर्चाएं की तथा संशोधित बहुपक्षवाद पर सहमत हुए। ताशकंद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने गत महीने भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सरकार प्रमुखों की परिषद की बैठक के सफल आयोजन पर भी चर्चाएं की। मोटे तौर पर ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन बहुत अधिक सफल रहा। भारत तथा उज़्बेकिस्तान के बीच के संबंधों में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों देश द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है।
ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।